हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यात्रियों के टिकटों की जाँच करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए, 1 से 5 तक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो बताइए, यात्री के टिकटों को जांच करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे टिकट कलेक्टर। उसको कहेंगे टिकट कलेक्टर जो यात्रियों के टिकटों की जांच करता हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कोई ट्रेन किसी नदी को पार कैसे करती है? बताइए, कोई ट्रेन किसी नदी को पार कैसे करती है? धातु के पुल का उपयोग करके, सीमेंट के पुल का उपयोग करके, सुरंगों का उपयोग करके, लेवल क्रॉसिंग का उपयोग करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धातु के पुलों का उपयोग करके। कोई ट्रेन किसी नदी को कैसे पार करेगी? तो धातु के पुलों का उपयोग करके ट्रेन नदी को पार करेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या लिखा है, विषम चुनिए। आपको विषम चुनना है। देखिए क्या क्या लिखा है। ए में लिखा है मीटर गेज, बी में है ब्रॉड गेज, सी में है नैरो गेज और डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है लॉन्ग गेज। तो बताइए इन चारों में से विषम कौन सा है, मतलब अलग कौन सा है? तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे की पटरियों में दूरी के आधार पे, रेलवे की पटरियों की दूरी के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला है मीटर गेज, दूसरा है ब्रॉड गेज, तीसरा है नैरो गेज। जबकि लॉन्ग गेज नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। मतलब विषम क्या है? विषम यहाँ पे है लॉन्ग गेज। लॉन्ग गेज यहाँ पे विषम है इन चारों में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है लॉन्ग गेज एक शब्द है जिसका प्रयोग ब्लॉकों, पिन इत्यादि जैसी कई चीज़ों में किया जाता है, लेकिन परिवहन की दुनिया में लॉन्ग गेज जैसा कोई शब्द नहीं है। रेलवे परिवहन के लिए लॉन्ग गेज को छोड़कर सभी शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यह विषम शब्द है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चौथा प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है माल को मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन के 2 या 2 से अधिक विभिन्न तरीकों के लिए उपयोग में किया जाने वाला शब्द क्या है? तो बताइए, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब आप ले जाएंगे तो परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो कौन सा शब्द है? देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट, बी है एलटीएल शिपिंग, सी है कंटेनर शिपिंग, डी है डबल स्टैकिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है परिवहन के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। लिखा है वल्लम क्या है? वल्लम बताइए क्या है? विद्यालय है, घर है, कार है, लकड़ी की एक छोटी सी नाव है। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी की छोटी सी नाव है। वल्लम कहाँ पे पाया जाता है? वल्लम मुख्यतः केरल में पाया जाता है। ये लकड़ी की छोटी सी नाव होती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा है केरल के कुछ हिस्सों में बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए वल्लम इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। वल्लम एक छोटी नाव है जो लकड़ी की बनी होती है। तो देखिए केरल में नदी होती है, तो नदी को लोग पार करके जो बच्चे जाते हैं स्कूल, उसके लिए वल्लम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर जीवों के प्रकार को पहचान करें। तो बताइए जीवों के प्रकार की पहचान किया जाए। देखिए पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है ये जीव अपने साथियों और अन्य चीज़ों को उनकी गंध के माध्यम से पहचानते हैं। दूसरा है वे आमतौर पर समूह में रहते हैं। तो बताइए उन जीवों को आप क्या कहेंगे जो अपने साथियों के साथ रहें और चीज़ों को गंध के माध्यम से पहचानें और आमतौर पर वे झुंड में रहें, मतलब समूह में रहें। तो क्या कहलाएंगे? उभयचर, सरीसृप, जीवाणु, कीड़े। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो कीड़े के अंतर्गत आएंगे। कीड़े क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को सूंघ कर पहचानते हैं और वे एक साथ झुंड में रहते हैं, मतलब समूह में रहते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
देखिए क्या लिखा है, लिखा है कीड़े कॉलोनी में रहते हैं। वे अपनी गंध के माध्यम से या विशिष्ट प्रकार के स्राव के माध्यम से अपने साथियों और अन्य चीज़ों की पहचान करते हैं, जिन्हें फेरोमोन्स के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है, भोजन को हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले छोटे टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो बताइए, भोजन को हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले छोटे टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है श्वसन, बी है अंतःक्षेपण, सी है पाचन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, छोटे छोटे टुकड़ों में जो हम भोजन लेते हैं उसको करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी पाचन की प्रक्रिया। तो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। लिखा है पाचन की प्रक्रिया में शामिल अंग हैं मुंह, आहार नाल, पेट, छाती, आंत, यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत और गुदा है। मतलब इन सभी चीज़ों के माध्यम से होता हुआ हमारा पाचन क्रिया पूर्ण होता है। तो चलिए अब हम 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वां प्रश्न है, तो 8 नंबर प्रश्न है, भोजन के कौन से घटक ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं और विकास के कार्य में मदद नहीं करते हैं? तो बताइए, भोजन के कौन से घटक हैं जो न ऊर्जा प्रदान करते हैं न ही विकास के कार्य में मदद करते हैं? तो देखिए पहला क्या है, ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज, डी है रफीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रफीज। रफीज क्या होता है? रफीज जो रेशेदार भोजन होते हैं, रेशेदार पदार्थ होते हैं, वही रफीज कहलाते हैं। इन्हीं का इंग्लिश नाम रफीज है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो बताइए कौन सा खनिज नहीं है? ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी आयोडीन। तो आयोडीन ये खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है? कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, और क्या 2 चीज़ आता है? मुख्यतः हमारे शरीर में 5 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 3 तो आपके सामने दिया है, और एक और आता है सोडियम, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद एक आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न है, आँख के उस भाग का नाम बताइए जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। ए है नेत्रपटल, बी है पूर्ण आँख, सी है रेटिना, डी है ऑप्टिक नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेत्रपटल। नेत्रपटल को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है? लिखा है निर्देश सबसे उचित विकल्प देके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या लिखा है प्रश्न? किसी क्षेत्र में गांवों के लोग अपने घर मोटी दीवारों को बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? बताइए। देखिए यहाँ पे लिख दिया पहले ही कि गर्मी खूब पड़ती है, तो आप लोग जान जाएंगे कि रेगिस्तानी इलाका होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा है? झारखंड लिखा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में घर की छतों को ऊपर से कटीली झाड़ियों से ढक दिया जाता है और घरों के दीवारों को बहुत मोटा बनाया जाता है ताकि बाहर से जो ऊष्मा आए उससे अंदर की दीवार गर्म न हो और अंदर के लोग अपने को ठंडक महसूस कर सकें। तो देखिए इसका डिटेल देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है? लिखा है मोटी दीवारों वाले मकान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। छत खीप, कड़ी रेगिस्तानी घास से बनी होती है। देखिए रेगिस्तानी घासों के नाम दिया है, ये खीप और कड़ी ये जो हैं वो कटीली झाड़ियों के रूप में वहाँ पे पाई जाती हैं। लिखा है और इसे शंकु या प्रवृत्त आकार दिया जाता है ताकि अंदर पानी प्रवेश से रोका जा सके। यह गर्मियों के दौरान हट को ठंडा रखता है। मतलब ये जो गर्मियों के दौरान है वो छतों को और घर को ठंडा रखेगा। छतों के लिए पत्थरों की उपलब्धता में आसानी के कारण
अधिकांश घरों की छत समतल होती है। देखिए रेगिस्तानी इलाका में पत्थर आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ के छत अधिकतर समतल होते हैं। तो बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर है, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। इसका कारण क्या है बताइए। पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पक्षियों के आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसी कारण पक्षी जो होते हैं वो अपने गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। तो देखिए आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन भी हम आप लोगों को साथ साथ बता दे रहे हैं। पिछली बार सीटेट में आया था कि कौन सा पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। जब लिखेगा कि झटके से कौन सा पक्षी आगे पीछे करता है, तो उसका आंसर होगा मैना। और अगर जब पूछे कि कौन सा पक्षी है जो अपना सर 360 डिग्री तक घुमा लेता है, तो वो होगा उल्लू। कितने लोग कन्फ्यूजन में झटके से वाले में भी मैना को जगह उल्लू को लगा के चले आए थे। तो लिखा है पक्षियों में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक ग्रीवा कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। उनकी गर्दन में 13 से 25 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है इसलिए पक्षी बहुत बार अपने गर्दन को स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं। मतलब उनकी आंखें तो घूम नहीं सकती, इसीलिए वे अपने गर्दन को घुमा लेते हैं। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। मानव बस्तियों का विस्तार होता है जब। बताइए मानव बस्तियों का विस्तार कब होता है। व्यापार विकसित होता है, वाणिज्य विकसित होता है, विनिर्माण विकसित होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शहरी बस्तियों से संबंधित नहीं हैं। तो बताइए शहरी बस्तियों से संबंधित कौन सी गतिविधि नहीं है। ए है लकड़ी काटने का कार्य, बी है विनिर्माण, सी है बैंकिंग, डी है खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण शहरी इलाके से है, बैंकिंग शहरी इलाके से है, विनिर्माण शहरी इलाके से है, जबकि लकड़ी काटने का जो कार्य है वो शहरी बस्तियों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है निम्नलिखित शहरी बस्तियों को उनके विवरण के साथ मिलाइए। देखिए यहाँ पे वर्गीकरण लिखा है, यहाँ पे लिखा है विवरण। तो वर्गीकरण में देखिए क्या क्या लिखा है। पहला लिखा है मेगालोपोलिस, दूसरा है उपनगर, तीसरा है टाउन, चौथा है शहर। तो बताइए किससे कौन सा मिलेगा। तो देखिए डायरेक्ट विवरण देख लेते हैं हम लोग इसका, कौन सा किससे मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, तो लिखा है यहाँ पे मेगालोपोलिस कुछ उपनगरों को विलय करने को संदर्भित करता है, उपनगर कुछ शहरों को विलय करने से संबंधित करता है, टाउन कई हजार लोगों को संदर्भित करता है, शहर कुछ मिलियन लोगों को संदर्भित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मुर्गी का आवास है। मुर्गी का आवास क्या कहलाएगा बताइए। अस्तबल, सूकरशाला, पिजड़ा, बिल। तो ये तो राइट है पिजड़ा। ये तो आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये सूकरशाला किसके रहने का स्थान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के कार्य के संबंध में एक अनुचित विकल्प की पहचान करिए। एक अनुचित विकल्प की पहचान करिए। अनुवांशिकता संबंध, सामाजिक सुरक्षा, निवास, विवाह। तो बताइए कौन सा संबंध परिवार के लिए अनुचित है। तो इसका राइट आंसर होगा निवास। निवास जो है ये परिवार के कार्य के लिए अनुचित है। देखिए क्या है इसका राइट आंसर, देख लीजिए यहाँ पे डिटेल लिखा है। अनुवांशिकता संबंध परिवार में सदस्य के अनुवांशिकता से एक दूसरे से संबंधित होता है। सामाजिक सुरक्षा परिवार अपने सदस्य को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। विवाह परिवार की एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए ये जो निवास शब्द है, निवास वो परिवार के कार्य के संबंध में अनुचित विकल्प है।
देखिए निवास जो होता है वो परिवार अगर किसी का न भी रहे तो भी कोई भी व्यक्ति अलग से अपना मकान लेके उस स्थान पे निवास अपना बना सकता है। तो चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है। अरिस्टोटल के अनुसार मित्रता डैश प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। मित्रता को बताइए आप लोग कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। 3, 1, 2, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार। अरिस्टोटल के अनुसार मित्रता को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बताइए वो 3 प्रकार कौन कौन सी हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहला है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा है खुशी की मित्रता, तीसरा है अच्छे की मित्रता। ये 3 प्रकार बताए हैं अरिस्टोटल ने। 3 प्रकार की मित्रता होती है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। उपयोगिता की मित्रता, खुशी की मित्रता और अच्छे की मित्रता। तो चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। लिखा है किस प्रकार का परिवार सामाजिक जीवन का आधार है। किस प्रकार का परिवार सामाजिक जीवन का आधार है बताइए। पहला है मूल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है एक या दो दोनों, चौथा है पिछड़ा परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो होता है वो सामाजिक जीवन का आधार माना जाता है परिवार के। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। लिखा है भारतीय संयुक्त परिवार सामाजिक जीवन का आधार है। जब परिवार के सदस्यों में 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं और संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकार तथा कर्तव्य उनके संबंधित होते हैं तो वो क्या कहलाएगा। वो समझ लीजिए संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएगा। तो ये जो संयुक्त परिवार होता है वो ही सामाजिक जीवन का नींव होता है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है मानव संदर्भ में एक परिवार डैश द्वारा संबंधित लोगों का समूह है। रक्त संबंध, आत्मीयता, सहनिवास, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए देख लेते हैं इसका भी डिटेल। देखिए क्या लिखा है। मानव संदर्भ में एक परिवार रक्त संबंधों से संबंधित लोगों को एक समूह में जन्म से संबंधित है, इसलिए भाई बहन और उनके माता पिता के साथ रक्त संबंध हैं, लेकिन आपके माता पिता एक दूसरे से जैविक रूप से जुड़े नहीं हैं, लेकिन तब भी वे परिवार मानते हैं। लिखा है और यह संबंध आत्मीयता या विवाह से होता है। अंत में सहनिवास द्वारा संबंध होता है जिसका अर्थ है एक साथ रहना। तो देखिए हो सकता है किसी से आपका ब्लड रिलेशन हो, रक्त संबंध हो, और किसी से आपका जुड़ाव हो आत्मीयता के अनुसार, और किसी के साथ आप रहते हों, तो ये तीनों एक परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।